हेलो। कैसे हो सभी लोग? कैसी चल रही है सबकी तैयारी? एवन एवन ही रहना चाहिए। और मैंने जैसा कल वाले वीडियो में वादा करके छोड़ा था कि कल अपन 1 से 30 तक रिवाइज करेंगे धारा। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और मेरी क्लासेस का यही फ़ायदा है कि मैं साथ में समझाते समझाते रिवाइज भी कराती हूँ। जो अपने जो भी पुराने डाटा पढ़ा वो एक बार वापस दिमाग में अपने सेव हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं। और अगर चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ तो 1000 सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी बढ़ा दो। एंड इसके अलावा शेयर करो, लाइक करो, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता दो। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। तो ये हारो एक्ट करते अपने धारा 1 से 30 तक हो गया था। तो मैं ट्राई करूंगी अभी धारा 20 तक अपन रिवाइज कर लें। टारगेट लेके चलते हैं। अब देखते हैं कहाँ तक रिवाइज होता है। ओके। बाकी तो क्या है इसमें? सबसे पहले बात, एक सेकेंड या राजस्थान नगर पालिका एक्ट क्या है? देखो, मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लेके आऊंगी ना तो अपन कंफ्यूज होके रुक जाएंगे। लेकिन अगर मैं बहुत ही रेयर चांस होता है, बहुत ही कम, शायद बहुत ही कम यूट्यूबर होंगे 0.1% जो रिवाइज सेशंस रखते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। जो आप सोच रहे होगे कि ये रिवाइज क्या है, तो इसमें से क्या है ना, अपन एक बार सारा याद कर लें। अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको 100% चीजें याद रहेगी तो क्वेश्चंस फॉर्मेट अगर अगर एग्जाम के 20 दिन पहले भी करते हैं तो भी हो जाएगा। नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा रिवाइज पे फोकस करो। तो अपन अब चलते बिना टाइम वेस्ट कर, बहुत बातें हुई। तो राजस्थान नगर पालिका एक्ट पढ़ रहे थे अपन। नगर पालिका एक्ट पढ़ रहे थे और 2009। तो पहली बात अपन को धारा पहला में क्या दे रखा है, इसकी धारा जो फर्स्ट है उसमें ये दे रखा है कि इसका प्रारंभिक, ये जब प्रारंभ कब हुआ इसका, एक सेकेंड, इसका प्रारंभ कब हुआ, ये लागू कब हुआ, और इसका विस्तार कहाँ है। सॉरी, इसमें था नाम। तो इसका नाम सबको पता है, राजस्थान नगर पालिका लागू कब हुआ, तो ये 15 सितंबर 2009 को ये लागू हुआ। और कहीं कहीं 11 सितंबर भी दे रखा है। अगर ऑप्शन में ये हो तो इसी को टिक करना। और इसका विस्तार कहाँ है, तो इस छावनी क्षेत्र को छोड़कर। कौन से क्षेत्र को छोड़कर? छावनी क्षेत्र। छावनी क्षेत्र का मतलब होता है जहां पर राज्यपाल अपना अधिकार रखता है। छावनी क्षेत्र, मेरे को एक बात बताओ, पहले जमाने में केंद्र प्रदेश तो होते नहीं थे, छावनी क्षेत्र रहता था। और केंद्र, एक बात बताओ, अपना केंद्र शासित प्रदेश में किसका अधिकार रहता है? केंद्र सरकार का होता है। तो वहां पर राज्य सरकार का कोई भी नियम लागू होगा क्या? नहीं। उसी प्रकार से छावनी क्षेत्र पर राज्यपाल का अधिकार रहता है। किसका अधिकार रहता है? राज्यपाल का। और राज्यपाल किसका आदमी होता है? केंद्र सरकार का। तो अप्रत्यक्ष रूप से किसका अधिकार रहा? केंद्र सरकार का ही रहा ना इस पर। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम किसका है? राजस्थान का है, नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर लागू नहीं होता। तो अभी तक दो बातें पढ़ी। धारा 1 में इसका नाम, इसकी लागू और विस्तार। तो इसका नाम क्या है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। लागू कब हुआ? 15 सितंबर 2009। और इसका विस्तार कहाँ है? छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में। इतनी बातें। उसके अलावा अब नगर पालिका का मतलब क्या होता है? जिले में नहीं, स्थानीय। जो स्थानीय कह सकते हैं अपन, ग्राम, और ग्राम के ऊपर आता अपना पंचायत, और पंचायत के ऊपर आता ग्राम पंचायत। ठीक है, एक तो ये। उसके अलावा नगर पालिका, नगर परिषद, और नगर निगम, ये 3 कैटेगरी होती है। अब इनमें अलग अलग क्या चीजें, राइट? इनमें भी तो अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो अलग अलग देखो, नगर पालिका का स्थापना होती है जहां 1 लाख से कम जनसंख्या हो। क्या? जहां 1 लाख से कम जनसंख्या हो वहां पर नगर पालिका स्थापना होगी। और जो वहां का जो मुख्य होगा उसको अध्यक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? अध्यक्ष कहेंगे। दो बातें ये। नगर परिषद जहां 1 लाख से लेकर 5 लाख के मध्य जनसंख्या होती है। और यहाँ के जो मुख्य होगा उसे अपन कहेंगे सभापति। क्या कहेंगे? सभापति। उसके अलावा नगर निगम। नगर निगम में क्या बात है? जहां 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या। क्या? जहां 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या, और इसके मुख्य क्या कहेंगे?
महापौर, क्या कहेंगे, महापौर। आ गई बात समझ एक बार कि जो नगर पालिका है वो 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्थापित होती है और इसके मुखिया को अध्यक्ष कहेंगे। नगर परिषद है वो 1 लाख से लेकर 5 लाख के जनसंख्या के मध्य स्थापना होती है और इसके मुखिया को सभापति कहेंगे। और नगर निगम 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या पर स्थापित होती है, जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, वहां पर सब नगर निगम है, वहां एरिया पूरा नगर निगम में आता है। और उसके अध्यक्ष को क्या कहेंगे, मतलब मुखिया को महापौर। बात आगे समझ। उसके अलावा आप चलते हैं आगे, अध्याय 2 में चलते हैं। अध्याय 2 ही बड़ा है, धारा कितनी इसमें 3 से लेकर 50 तक, 30 तक अपने सफर पूरा कर लिया। लगभग अपन ने 40% सिलेबस पूरा कर लिया, मतलब सिर्फ अध्याय 2 में, अध्याय 2 का 40% पोर्शन पूरा कर दिया। तो 40% का रिवाइज करते हैं। तो इसमें क्या है, धारा 3 पहले पढ़ते हैं, धारा 3, ठीक है। राइटिंग बकवास रहेगी क्योंकि अपन रिवाइज कर रहे हैं, तो आराम से कॉपी वॉपी पेन वेन आज तो छोड़ ही दो तुम सब और आराम से वीडियो देखो, ठीक। अब धारा 3, धारा 3 में क्या है, नगर पालिका की परिसीमन। क्या है, नगर पालिका का परिसीमन। अब परिसीमन का मतलब क्या, सीमा तय करना। अब किस किस प्रकार से हम सीमा तय कर सकते हैं, तो पहली बात तो राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, राजपत्र पर। राजपत्र का मतलब कि वो जो पत्र निकालते हैं ना इस प्रकार से, उसमें उसे राजपत्र कहते हैं, जहां पे सरकारी डिपार्टमेंट की सील लगती है। तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पहली बात तो ये। तो नगर पालिका की सीमा तय कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। कौन करेगा, राज्य सरकार। अब किस किस प्रकार से होगी, तो इसमें 4 बातें। कितनी बातें, 4। पहली कि अगर ए नगर पालिका है, तो जैसे अपन देखते हैं कि एक नगर पालिका ए, मतलब एक क्षेत्र है जो ए है और वो नगर पालिका नहीं है। कोई भी क्षेत्र, जैसे गांव हो सकता है, शहर हो सकता है, कोई भी जिसे नगर पालिका नहीं है, तो उसे घोषित कर सकते हैं अपन, ठीक है। या फिर इस नगर पालिका को, इस क्षेत्र को किसी नगर पालिका में मिला सकते हैं, जैसे बी है, ये नगर पालिका क्षेत्र है, इसमें इसको मिला सकते हैं। ये याद रखना, ये नगर पालिका नहीं है। आगे अपन पढ़ेंगे कि 2 नगर पालिका को एक मिलाना, वो नगर पालिका है। यह एक क्षेत्र नगर पालिका नहीं है, उसे नगर पालिका में मिला रहे हैं, ठीक है। आगे बात समझ, एक बार आपस समझा दो। एक क्षेत्र है जो नगर पालिका नहीं है, उसे घोषित किया जा सकता है या तो नगर पालिका या किसी नगर पालिका में मिलाया जा सकता है। अब इसकी क्या शर्त होगी, जो नगर पालिका मिलाई गई है, या सॉरी जो क्षेत्र मिलाया गया है, ये घोषित किया गया है, उसे 6 माह के अंदर अंदर क्या करवाना होगा, चुनाव करवाना होगा। आगे बात समझ, चुनाव तो करवाना होगा, किसको जिम्मेदारियां दे वगैरह, ये सब 6 माह के अंदर अंदर आपको क्या करवाना होगा, चुनाव करवाना होगा। उसके बाद में एक क्षेत्र जो नगर पालिका है, उसे नगर पालिका से हटाया जा सकता है। अब यहाँ के जो भी सदस्य होंगे उन्हें भी हटना पड़ेगा, लेकिन समय तय नहीं है। क्या तय नहीं है, समय तय नहीं है। आगे बात समझ। उसके अलावा कि एक नगर पालिका है बड़ी सी, ठीक है, बड़ी ज्यादा हो गई तो उसे अपन डिवाइड भी कर सकते हैं एक से ज्यादा भाग में। अब जैसे इसकी शर्तें क्या है, जो डिवाइड किया गया है और साथ में उनके चुनाव हुआ थे, सपोज करो इनके 3 साल पूरे हो गए, तो डिवाइड के बाद भी ये 2 साल अपना कार्यकाल करेंगे और उसके बाद वो नया चुनाव करवाएंगे। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जैसे इस क्षेत्र, कोई क्षेत्र है एक्स ए मान लो, तो इस क्षेत्र में जो जो सदस्य आते हैं वो इस क्षेत्र के सदस्य कहलाएंगे अब, और इस क्षेत्र वाले इस क्षेत्र के सदस्य कहलाएंगे। उसके बाद में अब तीसरे में क्या कंडीशन है कि 2-3 नगर पालिका है, 2 नगर पालिका समझ लो और उनको एक मिला दिया। यहाँ पे 2 नगर पालिका है, ये कंफ्यूज मत होना। ये काफी बच्चों का मैसेज आया था कि ये फर्स्ट और सेकंड अलग। इसमें तो क्या है, केवल ये एक नगर पालिका एक क्षेत्र है जिसे मिलाया गया। यहाँ पर 2 नगर पालिका को मिलाया, 2 नगर पालिका को मिलाया, तो एक तो ये शर्त कि अगर ये अलग थी तब चुनाव हुआ था, तब अपना पूरा कार्यकाल करने के बाद चुनाव वापस नया चुनाव होगा। पहली शर्त तो ये। उसके अलावा सपोज करो यहाँ पे 2 साल हो गए, यहाँ पे 3 साल हो गए, या फिर यहाँ पे पूरे 5 साल हो गए, यहाँ पे 4 साल हो गए, तो जब तक इसके 5 साल पूरे नहीं हो गए दूसरी नगर पालिका के, तब तक ये भी बनी रहेगी। उन दोनों के अगर 5 साल पूरे होंगे तभी चुनाव करवाया जाएगा, भले इनके एक्स्ट्रा भले
हो जाओ टाइम। ठीक है, ये धारा 3 है। अब इनमें स्पष्टीकरण की बात है। पहला कि सीमा तय कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। या कलेक्टर के द्वारा, भाई कलेक्टर कहीं बिजी हो तो उसके द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किया गया वो करेगा। उसके अलावा सोचो कि 2 नगर पालिका है, उनके बीच की कोई विवादित जमीन है, जहाँ पे सपोज करो कोई फैक्ट्री है या कुछ भी जमीन है जो विवादित है, तो ये राज्य सरकार के अधीन रहेगी। किसके अधीन रहेगी? राज्य सरकार के अधीन। कह सकते हैं इसे पृथक जमीन घोषित कर देंगे। क्या कर देंगे? पृथक। और दूसरी बात, अगर 2 नगर पालिका को मिलाया है तो इसकी जो भी नगर पालिका में संपत्ति होगी वो दोनों की हकदार रहेगी। अब फिर मतलब अलग नहीं समझी जाएगी, एक ही समझी जाएगी। इसके अलावा कोई गांव है, उसको नगर पालिका घोषित किया है, तो इसके क्या 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 अपने कह सकते हैं क्या क्या रूल्स रहेंगे। तो पहला रूल कि अब वो गांव नहीं होगा। अब वो गांव क्यों होगा? उसको नगर पालिका बना दिया हमने, तो पहली बात तो वो गांव नहीं होगा। दूसरी बात, अब उस पर पंचायत राज अधिनियम 1994 लागू नहीं होकर कौन सा अधिनियम लागू होगा? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 लागू होगा। अब इसके जो सदस्य थे, सरपंच थे, वार्ड पंच थे, वो अब सरपंच वार्ड पंच वो नहीं कहलाएंगे, अब नगर पालिका के सदस्य या अध्यक्ष वगैरह कहलाएंगे। आ गई बात समझ? तो ये सारी स्पष्टीकरण की बात है। और इसके अलावा सारा रूल्स उस पर कौन से लागू होंगे? 2009 के अधिनियम के लागू होंगे। ओके, अब आगे पढ़ते हैं धारा 4। धारा 4 में क्या बातें रखी है? सपोज करो ऐसा कोई रूल हो, ठीक है, जिसे मानना या ना मानना इतनी जरूरत ना हो कि ठीक है इसको माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जब तक ऐसे रूल पर राज्य नगर पालिका छूट ले सकती है कि ठीक है हम नहीं मानेंगे और मानेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इन रूल को लागू करना हो कि हाँ भाई मानो नहीं मानो अलग बात है, पर अभी इसको लागू करो, क्या करो? इसको लागू करो। तो इसके लागू करने के लिए क्या होगा? राज्य सरकार अधिसूचना निकालेगी। राज्य सरकार क्या निकालेगी? अधिसूचना निकालेगी। उसके बाद ही क्या होगा? ये लागू हो गई। ये किसमें? धारा 4 में दे रखा। अब धारा 5। धारा 5 में क्या बातें कि अपन स्टार्टिंग में ही पढ़ा था 3 बातें। एक, नगर पालिका, दूसरी नगर परिषद और तीसरी नगर निगम। ठीक है, अब नगर पालिका में क्या बातें रहेगी? इसमें क्या है कि स्थापना करना किस पर। तो नगर पालिका में मैंने सबसे पहले बताया था कि 1 लाख से कम जनसंख्या। कैसी जनसंख्या? 1 लाख से कम जनसंख्या। इसमें मैंने बता दिया 1 लाख से 5 लाख के मध्य जनसंख्या, और इसमें 5 लाख से ज्यादा। ठीक है, ये जैसे नगर निगम तो ज्यादातर बड़ी सिटियों में ही होते हैं, जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर वगैरह सिटियों में। नगर परिषद जहाँ पर 5 लाख से ज्यादा, और नगर पालिका जहाँ 1 लाख से कम, नॉर्मल क्षेत्र में यही स्थापित होती। उसके अलावा इनके नाम पर एक भवन होता है। आपने देखा होगा, आपकी कोई भी तहसील हो, आप किसी भी जिले या किसी भी गांव के हो, तो आप देखते हो ना एक पंचायत समिति होती है, और पंचायत समिति के ही पास आसपास कहीं नगर पालिका होती है। वो होती है जैसे कोई भी गांव का नाम हो, उस गांव के नाम पर वो नगर पालिका का बोर्ड लगाया हुआ होता है। तो एक तो भवन होगा, दूसरी बात इसका एक उत्तराधिकारी होगा। जैसे 5 साल पूरे होते हैं, चुनाव होता है और वहां उस गद्दी पर बैठ जाते हैं, तो क्या उत्तराधिकारी, इसके नाम की एक मोहर होगी, मतलब सील होगी। सील होगी, इस पर कोई भी वाद चलाया जा सकता है। वाद मतलब केस फेस कर सकते हैं कि हमारे नगर पालिका ने ये काम नहीं किया है, और ये भी किसी को चला सकते हैं कि नगर पालिका की जमीन को इन्होंने दुरुपयोग किया। इस प्रकार से कोई भी केस चलाया जा सकता है। और सेम इनकी ये बातें और सेम इस पे भी यही बातें लागू पड़ती कि नगर परिषद के नाम का एक भवन होगा, एक उत्तराधिकारी होगा, एक मोहर होगी, और ये वाद चलाया जा सकता है। वो भी किसी पे वाद चला सकता है। नगर परिषद में भी सेम बात, एक भवन होगा इनके नाम का, एक मोहर होगी इनके नाम की, और एक उत्तराधिकारी होगा, और किसी पे वाद चलाया जा सकता है, या ये भी इस पे भी वाद चलाया जा सकता है। और नगर पालिका में अध्यक्ष को क्या कहेंगे? अध्यक्ष मतलब जो मुखिया को हो गए, इसके
महापौर, सभापति, सभापति, और इधर महापौर। आ गई बात समझ। अब लेकिन 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 दो बातें दे रखी है इसमें कि कहाँ कहाँ नगर पालिका घोषित नहीं हो सकती। मैंने स्टार्टिंग बताया जहाँ राज्यपाल का क्या हो, अधिकार हो, जहाँ राज्यपाल अपना आकार मतलब वहां पर जैसे छावनी क्षेत्र हो गया, वहां राज्यपाल का अपना अधिकार रहता है। ऐसे बहुत सारी जगह पर होता है जहाँ राज्यपाल अधिकार हो जाता है, वहां नगर पालिका नियम लागू नहीं करता। और दूसरी, सोचो कोई पर्यटक रूप से महत्वपूर्ण हो, या सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हो, या कोई औद्योगिक क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्रों पे नगर पालिका नहीं बनेगी। और यहाँ पर क्या बन जाएगी, राज्य सरकार द्वारा, क्योंकि यहाँ पर अच्छा पैसा आता है, राजस्व आता है, तो इसीलिए राज्य सरकार डायरेक्ट कंट्रोल करती है। तो राज्य सरकार द्वारा, और विकास भी ज्यादा जरूरत है, ठीक है, विकास बोर्ड की स्थापना कर देंगे। क्या कर देंगे, बोर्ड की स्थापना कर देंगे, कि यहाँ पर केवल विकास बोर्ड की स्थापना हो गई। आगे बात समझ। तो दो जगह पर क्या नहीं हो सकती है, नगर पालिका गठित नहीं हो सकती। पहली, जहां पर राज्यपाल के अंडर में वो जमीन आती हो, क्षेत्र आता हो। दूसरी, जहां पर पर्यटन रूप से या सांस्कृतिक रूप से या औद्योगिक रूप से कोई क्षेत्र महत्वपूर्ण हो, वहां पर राज्य सरकार क्या कर देगी, विकास बोर्ड की स्थापना कर देगी। अब धारा 6 के बारे में पढ़ते हैं। धारा 6 में क्या बातें दे रखी है, तो धारा 6 में दे रखी है कि इसकी नगर पालिका की संरचना क्या दे रखी है, नगर पालिका की किस किस प्रकार से चुनाव होंगे, किस किस प्रकार से वार्डों का डिवाइड होगा, ये सारी बातें दे रखी है। तो संरचना में सबसे पहले कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते नहीं अब तो प्रत्यक्ष रूप से कि वार्डों के द्वारा चुनाव होते हैं। जैसे एक वार्ड हो गया, यहाँ पर एक प्रतिनिधि खड़ा हो गया और उसे चुनाव दो और जीतो, और सभी वार्डों से मिलकर नगर पालिका बनती है। एक तो ये एक पदेन जो इसका मुख्य होता है, या तो वो एमएलए होना चाहिए या एमपी होना चाहिए। ठीक है, अब इस अपन डिटेल में पढ़ते हैं बातें कि राज्य सरकार है, जो अपनी राज्य सरकार है, वो जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर वार्डों का डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे, वार्ड का। लेकिन कम से कम 13 वार्ड तो होने चाहिए, कम से कम। और अधिक से अधिक कौन करेगा, राज्य सरकार। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। आगे कम से कम, ये इंपॉर्टेंट बात है, पूछ सकते हैं कि कम से कम कितने वार्ड होने चाहिए, 13 होने चाहिए। और वार्डों का निर्धारण कौन करेगा, तो राज्य सरकार करेगी। किसके आधार पर कर सकती है, जनसंख्या के आधार पर। इतनी बात तो समझ आ गई। अब आगे लेते हैं। अब देखो, दो प्रकार की होती है, एक तो नगर पालिका, और इस दो कैटेगरी में डालो इसमें, नगर परिषद व नगर निगम। और जिसको भी मेरा ये वीडियो समझ नहीं आ रहा, मैं पहले बता दूं, ये रिवाइज सेशन है, सारे देख के आओगे तो भी समझ आएगा। देखो, नगर पालिका मैंने पहले ही बताया था आपको, दो में अलग अलग डिवाइड किया। तो यहाँ पर विधानसभा का सदस्य होगा। किसका सदस्य होगा, विधानसभा का सदस्य, उम्मीदवार हो सकता है यहाँ का। और यहाँ पर किसका होगा, लोकसभा का सदस्य, संसद का नहीं, लोकसभा का, याद रखना, लोकसभा का सदस्य। आगे समझ। तो ये उम्मीदवार हो सकता है। नगर पालिका में तो कौन, विधानसभा का सदस्य। नगर परिषद नगर निगम में कौन, लोकसभा का सदस्य। अब यहाँ पर मनोनीत की बातें हो रखी है। मनोनीत के लिए पहली बात तो कि उसको नगर पालिका के अधिनियम के बारे में और नगर पालिका की काफी सारी उसको जानकारी हो। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको किसी चीज की जानकारी ही ना हो तो आपको वो पद थोड़ी देंगे। तो मनोनीत में सबसे पहली बात तो ये। अब कौन कौन हो सकता है मनोनीत, मतलब कितने कितने हो सकते हैं। तो नगर पालिका में तो 6, नगर परिषद में 8, और नगर निगम में, बड़ी है ना इसीलिए, 12। और एक होगा दिव्यांग। क्या होगा, एक दिव्यांग। ये अभी जोड़ा गया 2021 के आसपास।
कि जैसे कि ये 6 है तो 5 तो नॉर्मल और 1 दिव्यांग होना चाहिए, ऐसी बात है। जैसे 8 है तो 7 नॉर्मल और 1 दिव्यांग, ये बात है। मनोनीत समझ आ गया। नगर पालिका में 6, नगर परिषद में 8, नगर निगम में 12 और 1 दिव्यांग होना अनिवार्य है। अब इनकी कुछ शर्तें, मनोनीत की क्या शर्तें, 2-3 शर्तें। पहली कि ये धारा 24 वे 35 की योग्यता रखनी चाहिए। धारा 24 में भी अपने देखी बहुत सारी योग्यता रखते हैं और धारा 35 में देखेंगे योग्यता, तो ये दोनों योग्यता रखनी चाहिए। इसके अलावा ये वोट नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? वोट नहीं दे सकते। इसके अलावा इसे राज्य सरकार कभी भी हटा सकती है। क्या कर सकती है? कभी भी हटा सकती है, मतलब इनका समय तय नहीं होता। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं है कि मनोनीत के भी 5 साल होते हैं, नहीं भाई, इनको कभी भी हटाया जा सकता है, इनका कोई भी समय तय नहीं होता। ये वोट नहीं दे सकते। इसके अलावा ये धारा 24 और 35 के योग्यता होनी चाहिए। आगे बात समझ। और इनमें जो अपन ने पहले पढ़े विधानसभा वाले, ये वोट दे सकते हैं, इनकी समय निश्चित होती है और ये इस धारा के अधीन किसी भी योग्यता के पात्र नहीं होते। अब क्या, जो राज्य सरकार है वो जनसंख्या के आधार पर क्या करेगी? वार्डों का डिवाइड करेगी। लेकिन सोचो, जनसंख्या हो गई और कोई नगर पालिका चल रही है और उसके बीच में जनसंख्या हुई है, तो क्या वार्डों का डिवाइड होगा? नहीं। उसका पूर्ण होने पर, किसकी? नगर पालिका के पूर्ण होने पर ही वार्डों का डिवाइड हो सकता है। तो ये भी याद रखना, उसकी पदावधि समाप्त होने तक कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसके बाद में वार्डों का डिवाइड करेगा और जो नई चुनाव लड़ेगी नगर पालिका, उसके लिए पूरा प्रभावित रहेगा। उसके अलावा तीसरा पॉइंट इसमें, अब देखो कुल वार्ड का डिवाइड कर दिया। अब आरक्षण की बात है तो आरक्षण में SC ST OBC वे महिला को आरक्षण दिया जाता है। ठीक है। अब किस किस को क्या है? इनको अनुपात के हिसाब से। अनुपात में कैसे? जैसे कुल जनसंख्या, क्या? कुल जनसंख्या बट्टा SC ST की जनसंख्या, और जो भी अनुपात आएगा वो इनको आरक्षण दे देंगे उतना %। और OBC को कैसे दिया जाएगा? सोचो 50% आरक्षण है, उसमें से जितना SC ST का रहेगा और बाकी जैसे 4% बच गया हो तो 4% पर OBC रहेगा, लेकिन 21% से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 21% से ज्यादा नहीं हो सकता। और महिला का 50%, जैसे ST SC में है तो भी 50%, OBC है तो भी 50%, और कुल क्षेत्र है वहां भी 50% महिला का क्या रहेगा? आरक्षण देगा। और ये सब आरक्षण कैसे दिया जाता है? चक्रानुसार, मतलब कि सर्कल बनता है कि एक बार SC को दिया जाएगा, एक बार ST को, एक बार OBC को और एक बार महिला को। तो इससे क्या होना? लड़ाई झगड़े भी ना हो। ये सारे आरक्षण की किस में दे रखी बात है? तो 334 अनुच्छेद, कौन सा? 334 के अधीन आएंगी। संविधान में, अपने संविधान में दे भी रखा है अनुच्छेद कि 334 के तहत आर्टिकल आरक्षण की बातें, जो जब तक ये अनुच्छेद रहेगा तब तक ये आरक्षण की बातें रहेगी। आगे बात समझ। अब धारा 7 पढ़ते हैं। चलो यार, चुनाव उनाव करवा दी, अब समय कितना तय रहेगा? तो पदावधि के बारे में, इनकी टाइम लिमिट। क्या? इनकी टाइम लिमिट तो क्या है कि प्रत्येक नगर पालिका जब गठित हुई, जैसे कि आज की तारीख ले लेते हैं, आज 25 है तो 25 नवंबर को ये गठित हुई है। इस तारीख से लेकर 5 साल तक इनका कार्यकाल बना रहेगा, जब तक ये बीच में विघटन ना हो जाए तब तक। ओके। अब धारा 7 इतनी है। अब धारा 8। अब जो भी धारा 8 में सिंपल सी बात है कि जो भी कोई काम होगा, एक बात बताओ, एग्जाम्पल दे देती हूँ। अपने स्कूल है और स्कूल में अगर कुछ भी काम होता है तो प्रिंसिपल का साइन होता है नीचे, होता है नहीं होता? अगर गांव में कुछ भी काम हो तो सरपंच का साइन होता है। तो नगर पालिका में कुछ भी काम होगा तो किसका साइन होगा? वहां के अध्यक्ष का। फिर जिम्मेदारी भी किसी होगी? अध्यक्ष की। तो धारा 8 में ये दे रखा है कि कोई भी नगर पालिका में काम होता है वो नगर के अध्यक्ष के नाम पर होगा और उनकी जिम्मेदारी रहेगी। आगे समझ। अब धारा 9 की बातें पढ़ते हैं।
धारा 9 में क्या, अब वार्डों का विभाजन, किस किस प्रकार से वार्डों का विभाजन होता है। हाँ, तो धारा 9 में क्या, वार्डों का विभाजन, किस किस प्रकार से वार्ड का विभाजन कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, कोई सेम बातें, कोई कोई आर्टिकल ऐसे होते हैं सेम बातें होती है, जैसे राज्य सरकार है वो कर सकती है, और किसके अनुसार कर सकती है, जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर कर सकती है, बस यही सेम बात दे रखी है। इसके बाद में धारा 10, धारा 10 में क्या, वार्डों का, अब धारा ये थोड़ी बड़ी है कि पहली बात, वार्डों की सीमा तय कौन करता है, मैंने भी बता दिया, राज्य सरकार, ठीक है। अब जैसे SC ST OBC वे महिलाओं के आरक्षण का भी तय किया जाता है, ठीक है, होता है नहीं होता, आरक्षण होता है। उसके अलावा जैसे कि ए वार्ड है पूरा, और यहाँ पर पूरे केवल ऐसे ही रहते हैं, क्या रहते हैं, केवल ऐसी, तो ये ऐसे के लिए रिजर्व रहेगा, मतलब आरक्षित रहेगा। तो जहाँ पर जनसंख्या का अनुपात ज्यादा हो एक जाति का, मतलब एक कास्ट का, जैसे SC ST का, ये OBC का, तो उसके लिए वो आरक्षित रहेगा ये। उसके बाद में ये सारी बातें जो भी है, जैसे कि कोई एरिया है जहाँ पर SC ST ज्यादा है, तो एक बार SC को आरक्षित किया गया, एक बार ST के लिए, ये बात तो मैंने बताई दी। उसके अलावा ये इम्पोर्टेंट बात है जो बताऊंगी, जैसे कि ये एरिया अपने बोर्ड है, तो यहाँ से उत्तर पश्चिम से, कहाँ पर, उत्तर पश्चिम से सीमा गिनी जाएगी। जैसे सपोज करो किसी एरिया का उत्तर पश्चिम यहाँ है, तो 1 2 3, और किसी एरिया का उत्तर पश्चिम जैसे ये त्रिकोण इस टाइप का कुछ, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम यहाँ से तो 1 2 3, कुछ इस प्रकार से। तो ये भी क्वेश्चंस बन सकता है कि वार्डों की गिनती कहाँ से प्रारंभ होगी, तो उत्तर पश्चिम कोण से। अब धारा 11, धारा 11 अगले वाले वीडियो में आएगी, 10 धारा, क्योंकि एक साथ इतना रिवाइज करना भी अच्छा नहीं होता है। ओके, गुड डे एंड थैंक यू।